नमस्कार। आज रविवार है, दिनांक 7 जुलाई 2024 और आज हमारे साथ राजनीतिक चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। इनका नाम आमिर हैदर है और ये जन स्वराज के जिला सचिव हैं। डायनेमिक हैं, युवा हैं। जन स्वराज की खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें युवा वर्ग जो है सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं जन स्वराज से। उसका एक वजह यह भी हो सकता है कि जन स्वराज के जो जनक हैं, जिसको प्रशांत किशोर पीके के नाम से जानते हैं, वो खुद भी युवा की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी हो सकता है और उनकी विचारधारा से हो सकता हो कि युवा वर्ग उनको काफी जो है वो पसंद करता हो। तो चलिए आज आमिर हैदर से हम राजनीति से जुड़ी कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। जन स्वराज का जो भविष्य में आगे राजनीतिक क्या प्लानिंग है, योजना है, उस पर भी हम उनसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले आमिर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये मुझे बताइए कि जन स्वराज का जो विजन है, प्रशांत किशोर अपने तमाम इंटरव्यूज में और अपने कई डिबेट में उन्होंने अपने विजन और मिशन पे चर्चा कर दिया है, लेकिन दरभंगा की आवाम खास करके ये जानना चाहती है कि चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव की कभी भी हो सकता है। हाँ। ये माना जा रहा है कि 2025 में होना है, लेकिन जो राजनीति के चाणक्य उनका कहना है कि नहीं, 2025 से पहले भी ये चुनाव हो सकते हैं और उसकी तैयारी लगभग सारी पार्टियां शुरू कर चुकी है। आपके जन स्वराज भी शुरू कर चुके हैं। तो विजन संक्षिप्त आप अपने जन स्वराज का मुझे बताइए, फिर आगे कुछ सवाल है हमारे, उनका आपको जवाब देना है। जी देखिए, विजन जो जन स्वराज का, अगर आप जो कुछ मुख्य उद्देश्यों में अगर आप उसको डिटेल में जाएंगे तो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि भाई बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज को बनाया जाए। बिहार को वो कैसे बनेगा? वो बेहतर लोगों से, बेहतर समाज बेहतर लोगों से ही बनेगा। तो जन स्वराज की जो पदयात्रा शुरू हुई, प्रशांत जी ने जब ये शुरू किया, तो उसको उन्होंने शुरू करने के पहले ही कहा कि पदयात्रा के जो उद्देश्य है, जो इसका हमारा जो विजन है, वो ये है कि हम गांव-गांव जाए, पिछले 30-35 सालों में बिहार में क्या हुआ है उस पर चर्चा करें और क्या हो सकता है उस पर चर्चा करें, और आगे 10 साल का हम अपना एक विजन रखें। देखिए, पिछले 35-40 साल में अगर देखेंगे, 15 साल लालू जी का राज देख लिया जाए, 20 साल नीतीश जी का राज देख लिया जाए, लालू जी ने सारा काम कर दिया। मान लीजिए, हम लोग ये नहीं कहते कि लालू जी ने कुछ नहीं किया, मान लिया कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब कुछ किया। नीतीश जी ने 20 साल में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब कुछ किया, फिर भी बिहार आज बेरोजगारी में, पढ़ाई में, शिक्षा, स्वास्थ्य में, हर पैरामीटर पे, गरीबी रेखा में के नीचे रहने वाले लोगों में, आप पूरे हिंदुस्तान की जो एक एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो 1,35,000 है। हमारे यहाँ बिहार की 35,000 है। हम अपने देश के एवरेज से भी 4 गुना कम है, 4th है। तो मान लिया कि उन लोगों ने सब कुछ किया, अपने बुद्धि विवेक, अपने रिसोर्स का सारा इस्तेमाल करते हुए सब कुछ किया, फिर भी बिहार अपने 28 राज्यों में सबसे निचले पायदान पे हर पैरामीटर में है। तो जो प्रशांत जी का विजन है वो ये है कि इसको अगले 10 साल में बिहार को हम लोग देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराएं। वो कैसे होगा? वो होगा जब यहाँ के लोग सही रोजगार पाएंगे, यहाँ जब सही शिक्षा की व्यवस्था होगी, जब यहाँ फैक्ट्री लगेगी, यहाँ का स्वास्थ्य सेवा यहाँ की अच्छी होगी। तो मेन जो मुख्य उद्देश्य है कि पदयात्रा के माध्यम से नीचे जाए, लोगों की हालत को देखें, लोग किस हाल में रह रहे हैं, और वहां से अच्छे लोगों को चुने, अच्छे लोगों को वहां से ढूंढ के निकाले। क्योंकि 13 करोड़ की आबादी है, लेकिन पिछले 30-35 साल में सिर्फ 1200 से 1300 परिवार के लोग ही सांसद और विधायक यहाँ बने हैं 35 साल में, चाहे इस पार्टी से हो, उस पार्टी से हो, वो खुद हो या उनका बेटा हो। तो ऐसा तो नहीं है 13 करोड़ की आबादी में यही 1200-1300 लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे विजन वाले लोग हैं। हो सकता है कि समाज में उनसे ज्यादा काबिल लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है राजनीति में आने का, समाज के लिए कुछ करने का। तो ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला जाए, एक मंच पे लाया जाए, वो किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी धर्म के हो। वो बिहार के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए आप एक मंच पे आइए और इसको मिलके किया जाए, और ये किया जा सकता है। एक सवाल है हमारा क्या ये दरभंगा की आवाम जनता जानना चाहती है
कि राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनकी कल एक चिट्ठी आती है, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होती है। उसमें बाजाब्ता वो आपकी पार्टी को डिकोड करके ये लिखते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है जनसुराज, और बाजाब्ता भाजपा इसको फंडिंग भी करती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, थोड़ा मैं इसको दूसरे टाइप से समझाऊंगा। भाजपा, जब प्रशांत जी ने 18 महीने पहले पदयात्रा शुरू की, तो चलिए मैं आपको दरभंगा का एग्जांपल देता हूं। दरभंगा में जब यह पदयात्रा आई, या दरभंगा में पदयात्रा आने के पहले या दरभंगा में पदयात्रा जाने के बाद, कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा परिवार या घर नहीं है जहां हम लोग 2 बार 3 बार या हमारी टीम नहीं गई है लोगों से बात करने, लोगों को समझाने, लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक करने। कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा पंचायत हमसे छूटा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई भी जो सामाजिक और सोशल लाइफ में अगर वो है, पॉलिटिकल लाइफ में है, तो वो नहीं कह सकता कि भाई हमारे पास जनसुराज का कोई नहीं आया। तो हम लोग तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर नहीं रहे, हम लोग तो हर आदमी के पास जा रहे हैं और हर वर्ग से लोग जुड़ भी रहे हैं। ये चूंकि अभी 18 महीने से ये हम लोग का प्रयास चल रहा है, आरजेडी के लोग हो या भाजपा के लोग हो, ये लोग, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे हो क्या रहा है। जब ये लोग खुद लोकसभा में इलेक्शन लड़ने गए हैं, जब इनको खुद नीचे कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था इनके झंडा ढोने के लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, तब इनको छटपटाहट शुरू हुई कि भाई नीचे तो कार्यकर्ता गायब हो गया। वो बीजेपी के साथ भी हुआ है, आरजेडी के साथ भी हुआ है, जेडीयू के साथ भी हुआ है। लेकिन ये एक मानसिकता बोलिए, या ये एक छोटी मानसिकता हो, या इसको बोले एक इमेच्योर पॉलिटिकल माइंड है कि उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया बी टीम बोल करके। बी टीम कैसे आप बी टीम साबित करेंगे? हमारे पास नहीं, उनके पास बेस है, उनका कहना है कि फंडिंग करती है भाजपा। एक सवाल तो आपके प्रशांत किशोर की पदयात्रा के दौरान भी लोगों का था। हाँ, मैं आ रहा हूँ, फंडिंग पे भी आ रहा हूँ। पहले ये समझिए कि बी टीम जो कह रहे हैं, वो बी टीम किस बेस पे कह रहे हैं? हमारे पार्टी का अगर आप संगठन उठा के देखेंगे दरभंगा में, तो आपको 70% लोग जदयू के, कांग्रेस के और बीजेपी के भी बहुत सारे लोग, पुराने वहां के जो बीजेपी के लोग थे, वो ज्वाइन किए हैं। वो अभी इस पार्टी में पद पे हैं। आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, नंबर के साथ दे दूंगा। आप उनको फोन करके पूछिए कि भैया पहले किस पार्टी में थे, हमारे जिला अध्यक्ष किस पार्टी में थे, हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े। ओवरऑल अगर ये समझना चाहेंगे कि दरभंगा की जिला इकाई में आपके जनसुराज में जो दूसरे दल से आए हुए कितने 70% लोग होंगे। कब दूसरे दल से आए हुए? सभी दल से? सभी दल से। चलिए वो फंडिंग का क्लियरिफिकेशन कीजिए। फंडिंग का मामला ये है कि फंडिंग प्रशांत जी ने एक बार नहीं, सैकड़ों बार टीवी पे, मीडिया में इन्होंने कहा है कि हमने जो पिछले 10 साल में लगभग 10 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, उनको जिताने में उनके साथ हमने अपना कंधा लगाया, ये उनसे हमने कभी फीस लिया नहीं। लेकिन अब जब हम अपना काम यहां कर रहे हैं, ये सारे मुख्यमंत्री या उन राज्य के बड़े बड़े लोग जो भी, जिनका भी भरोसा है कि प्रशांत किशोर अच्छे व्यक्ति हैं, ये एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं बिहार में, वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये तो खुले प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सबको कहा है, उसको कहा है। लेकिन जो इल्जाम लगा रहे हैं, आरजेडी कौन से पैसे से चलती है? आरजेडी अपने बारे में क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रही है? आरजेडी को जुलाई 2022, मैं आपको डेट लिख लीजिए, जुलाई 2022 से अक्टूबर 2023, जब वो अगस्त से लेके अक्टूबर तक वो लोग 13-14 महीने पावर में थे, अभी 55 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा आया है। और उसके पहले पिछले 1 साल में सिर्फ 1 करोड़ आया था। ये 55 गुना इंक्रीमेंट कहां से आ गया उनको? वो कौन लोग हैं 55 करोड़ रुपया देने वाले लोग? वो क्यों नहीं अपना बताते हैं कि उनकी पार्टी, जो उन्होंने 2 दिन पहले 28वां वर्षगांठ बनाया है, 28 साल से उनकी पार्टी कौन से पैसे से चल रही है? कितने स्वच्छ लोगों ने उनको चंदा दिया? एक सवाल तो आपका सही है, नहीं सही है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आदमी खुलेआम कह रहा है कि हमको उन मुख्यमंत्रियों से वहां मदद मिल रही है जिनके साथ हमने काम किया हुआ है, तो आप जाइए उन मुख्यमंत्रियों से पूछिए, आप जाइए जाकर ममता दीदी से पूछिए। उसका दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है। देखिए, बिहार हमेशा राजनीति का प्रयोगशाला रहा है। हर बार कुछ नए चेहरे आते हैं, यहाँ प्रयोग करते हैं, किसी को सफलता मिलती है, किसी को सफलता नहीं मिलती है। अरविंद केजरीवाल बहुत कम समय में उन्होंने अपनी पहचान देश लेवल पे बनाई है और आज उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई।
उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी रखा कि जहां से भी उनकी फंडिंग आती थी, बाजाब्ता उनकी एक वेबसाइट है, 10 रुपए देने वाले भी लोगों का नाम उसमें दिख रहा था और 10 करोड़ देने वाले का भी नाम दिख रहा था। अगर बार बार प्रशांत किशोर जी से ये सवाल उठता है तो उसको ट्रांसपेरेंट कर दो। ट्रांसपेरेंट होगा, पार्टी बनने दीजिए। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी ऑफिशियल तौर पे जनसुराज पार्टी की स्थापना होगी, पार्टी रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद जो भी गाइडलाइन है, जो भी है, वो हम लोग फॉलो करेंगे। और जनता इतनी बेवकूफ है नहीं कि वो नहीं समझ रही है, जनता बिल्कुल समझ रही है। आप ग्राउंड पे जाइए तो लोग कहते हैं कि भैया ये तो इल्जाम लगा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहीं से कोई फ्री में दे रहा है। आप जदयू का एक बार क्या हुआ मैं आपको बता दूं, एक न्यूज वायरल हो रहा था जदयू का 2-3 साल पहले कि जदयू के ऑफिस में कोई आदमी आया, एक इन्वेलप छोड़ के चला गया। जब खोला गया तो उसमें 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड पाया गया, 10 करोड़ का। उसको इलेक्शन कमीशन में जदयू ने दिया भी है कि हमको ये 10 करोड़ मिला, अनआइडेंटिफाइड, कोई उसकी पहचान नहीं, 10 करोड़ ऐसी को देके चला गया। तो राजनीति मेरे कहने का मतलब कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो अपने अंदर तो झाके, उनके पास कहां से पैसा आ रहा है? ये 55 करोड़। तो आप उस लेटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ओवरऑल जब वो ग्राउंड पे गए हैं नीचे अभी लोकसभा लड़ने, तो उन्होंने देखा है कि भाई एक बहुत बड़ा बेस उनका शिफ्ट हुआ है। यही बेस भाजपा का भी शिफ्ट हुआ है, जदयू का भी शिफ्ट हुआ है। तो मैंने कहा कि वो एक बचपना है इसमें, ये मुझे बिल्कुल राजनीतिक उनकी जो समझिए कि इमेच्योरिटी है कि उन्होंने इसको लेटर के जरिए अपने आप को जाहिर कर दिया और सरेंडर कर दिया, एक्सपोज भी हो गया। हाँ, एक सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। वो मान रहे हैं कि भाई अब हम नंबर 3 की पार्टी होने जा रहे हैं। अगर हम आपकी इस बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लेते हैं, प्लस बी टीम की बात जहां तक आपने कहा, आप ये बताइए कि पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के चक्कर में किसने मंच से कहा कि एनडीए को वोट कर दो? तेजस्वी ने कहा। क्या आपको सिर्फ वो पूर्णिया ही में असर पड़ा होगा? अगल बगल की सीट पे नहीं पड़ा होगा, मधेपुरा में नहीं पड़ा होगा, सहरसा खगड़िया में नहीं पड़ा होगा? सीवान में हिना साहब के पीछे कौन लगा? उन्हीं के एमएलए लगे हैं। तो क्या वो सीवान में असर पड़ा? उसी चक्कर में रोहिणी हार गई छपरा से 22-23 हजार वोट से। तो आप हमको बी टीम कर रहे हो और आपके एरोगेंस के वजह से, आपके एक अहंकार के वजह से आप 4-5 सीट बिहार में लूज कर गए। आप कांग्रेस, सीपीआई और तृणमूल तीनों मिलकर लड़ती तो आसाम और बंगाल में लगभग 10 सीट बीजेपी को नुकसान हो जाता। आप 14-15 सीट असम, बंगाल, बिहार मिलकर के। चलिए एक सवाल हमारा, हमको बी टीम आपके पार्टी से भी जुड़े सवाल हैं, मेरे पे 2-3 सवाल हैं, लेकिन आपके पार्टी से अलग हटके एक पार्टी है, चूंकि आरजेडी की चिट्ठी आई तो आरजेडी की बात भी कर लें। 5 जुलाई को स्थापना दिवस आरजेडी का था, पूरे जिला में इसके कार्यक्रम हुए, दरभंगा में भी कार्यक्रम हुए। आपने देखा होगा, हमारे चैनल में इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया था। वहां कार्यकर्ता नगण्य थे, कुर्सियां खाली रह गई थी। आपका ये दावा, आपकी बात, प्रशांत किशोर की बात, जनसुराज की बात मानी जाएगी? आपका ये कहना है कि जो जमीन पर जुड़े हुए कार्यकर्ता थे हर दल के, वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो जनसुराज से शिफ्ट हो गए। तो उनकी जो कुर्सियां खाली थी, क्या ये मान लिया जाए कि वो जनसुराज में अब जा चुके हैं और इसीलिए अब उनके कार्यक्रम में कार्यकर्ता की भीड़ नहीं जुटेगी? हो सकता है। मैं देखिए, एक तरह से उनके अंदर एक थकान आ चुकी है। जो कार्यकर्ता है वो एक, अब देखिए प्रशांत किशोर जी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि वो किस जाति से आते हैं। अब आप आरजेडी की मानसिकता देखिए, उस लेटर में उन्होंने प्रशांत किशोर पांडे लिख दिया है। आप सोचिए कि वो कितनी किस तरह से जातिवादी में। मेरा अगला सवाल आपका इसी से जुड़ा। मैं एक, आप बात को समझिए कि हम लोग नहीं बता रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो सूत्रधार है वो किस जाति से आता है। हम लोग कहीं नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं कि भाई आपके पैसे का प्लान हो रहा है, आपका रोजगार कैसे आए, आपकी बेहतर शिक्षा कैसे हो। और वो लोग लेटर में लिख रहे हैं कि ये किस जाति विशेष से आते हैं और इनकी मानसिकता क्या है या क्या हो सकती है, इनका मंशा क्या है। तो आप सोचिए कि एक तरह की जो नीचे कार्यकर्ता लेवल पे ये एक तरह से थकान हो चुका है लोगों में कि भाई हम जाति पे कब तक ढोते रहे इस आरजेडी पार्टी को। हम सदर प्रखंड में गए, वहां एक जिला सदर प्रखंड के पुराने भाजपा के अध्यक्ष थे, भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष, मैं नाम भूल रहा हूं। उनसे बात हुई कि मैं पूछा उनसे कि भैया आप जनसुराज में क्यों आ गए? तो उनका कहना था कि यार हम लोग जब बच्चा थे तब बीजेपी बन रही थी, मतलब जब जवान थे, और अभी मेरी 55-60 साल की उम्र हो गई। हम लोग
थक गए एक ही नारा लगा लगा। हमको ये पहली बार कोई पार्टी आई है जो जय बिहार का नारा लगा रही है, तो हमको यही लाइन हिट कर गया और हम इरादा कर लिए कि प्रशांत बाकी बची हुई जिंदगी। चलिए, हमारा अगला सवाल आपसे उसी से जुड़ा हुआ है। बिहार या एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बना हुआ है कि भारत के हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं वहां बिना जाति की बात की राजनीति हो नहीं सकती है। प्रशांत किशोर जो है वो जाति की बात नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो 10 साल 12 साल का अपना पॉलिटिकल सवाल सर सुनिए, मेरा सवाल ये है, तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, किस जाति के प्रत्याशी को कहा किस पार्टी ने कितना टिकट किया, इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहस किया। इस पे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में जो सेकुलर का दावा करती है आरजेडी, उसने मात्र 2 जगहों पे टिकट दिए, उस पर भी सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। हम ये समझना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की विचारधारा से यहाँ की जो वोटर है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ बिना जाति की बात किए हुए तो राजनीति हो नहीं सकती, तो इसको कैसे आप लोग साधेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर जी जाति की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे उनके पॉलिटिकल करियर को आप देखेंगे तो उन्होंने लगभग 10-11 राज्यों में तो चुनाव बिल्कुल करीब से लड़ाया, जिताया, देखा। तो उनका कहना है कि जाति एक सच्चाई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जाति उतनी भी बड़ी सच्चाई नहीं है कि कोई बड़ा मुद्दा हो और जाति के लोग उस पे हर जाति के लोग उस पे ना आए। जाति कर्नाटक में भी है, जाति हरियाणा में भी है, जाति महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी ओकालिगा है, लिंगायत है, ये लोग हैं, वहां भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अगर जाति ही सिर्फ मुद्दा होता तो वो कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं कि इंदिरा गांधी बड़े मार्जिन से हारती नहीं, इंदिरा गांधी इतने बड़े मार्जिन से हारती नहीं, फिर इमरजेंसी के बाद जो वो हारी। आप देखिए 1984 का इलेक्शन राजीव गांधी कितने बड़े मार्जिन से जीते थे, और 1989 में वीपी सिंह ने उनको बोफोर्स मुद्दे पर हरा दिया। आप देखिए मोदी जी की जाति के यहाँ कितने लोग रहते हैं, आप नीतीश जी की जाति देख लीजिए, कितने लोग हैं उनकी जाति के, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, फिर भी 20 साल से राज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर प्रशांत जी का कहना है कि अगर हम जनता के बीच सोना और तांबा रखेंगे तो वो जितनी भी जातिवादी जनता हो, जितना भी वो जातिवादी में उलझा हुआ हो, वो सोना ही चुनेगा, तांबा नहीं चुनेगा। तो हमारी कोशिश है कि हम सबसे अलग होकर बिहार के लिए सिर्फ बात करें, बिहार के लोगों के लिए बात करें, और अपने आप को हम लोग समाज में जाकर अपने आप को एक्सप्लेन करके, खपा के, हम उनसे बाकी तांबा से अलग होने की कोशिश करें और सोना दिखने की कोशिश करें और बनने की कोशिश करें और आगे हम लोग खिदमत करने की। मान के चलिए, आपकी बात अगर मान ले तो ये माना जाए कि आने वाले समय में बिहार की जनता प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी से सहमत होकर के जाति की बात करना बंद कर देंगे, मान लिया जाए इसको? बिल्कुल। जब अगर कोई बड़ा कॉज आता है, अगर कोई बड़ा कारण मिलता है, तो जनता जाति पे वोट नहीं करती है, जाति से उठ के वोट करती है। आप पत्रकार हैं, आप बहुत जगह जाइएगा, आपको बहुत सारे ऐसे मुखिया मिलेंगे जिनका एक ही घर है उस जाति का, उस पूरे पंचायत में, लेकिन वो मुखिया है। कहीं आपको कोई मुसलमान मुखिया मिल जाएगा जो मुश्किल से 200-300 वोट मुसलमान का है, लेकिन वो बड़े मार्जिन से मुखिया बना हुआ है। कहीं आपको हिंदू में ऐसे कोई जाति के लोग मिल जाएंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि अगर आप अपनी छवि को अच्छी बनाते हैं, अगर आपके अंदर खिदमत करने का जज्बा है, तो लोग जाति से ऊपर उठ के वोट करते हैं, पहले भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे। मान लेते हैं विधानसभा चुनाव हो, प्रशांत किशोर अपने पूरी टीम के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरती है और 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़े करती है, और निश्चित तौर पर अगर एक तरफा जीत होती है, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है, अगर आपकी पार्टी उस आंकड़े को पार कर जाती है तो सरकार आपकी बनेगी। बिल्कुल। लेकिन एक बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यदि प्रशांत किशोर की टीम, प्रशांत किशोर बहुमत के आंकड़े को ना पार करके उनके पास इतने आंकड़े हो कि वो किसी को समर्थन करेंगे तो ही सरकार बन पाएगी, तो प्रशांत किशोर किसके साथ जाएंगे? देखिए, हम लोग मंगल के साथ जाएंगे या सेक्युलर के साथ जाएंगे? देखिए, अगर आप प्रशांत किशोर जी का देखेंगे तो वो कहते हैं कि जनसुराज पदयात्रा गांधी के विचारधारा वाली कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।
जब गांधी जी आजादी के पहले एक इरादा करके चले कि हमको भारत को आजादी दिलानी है, और उसमें हर वर्ग के लोग जुड़े, गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा सब जुड़ा, अपने हिसाब से सब में योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आप अगर देखेंगे पिछले 10 राज्यों को, मोदी जी का इलेक्शन छोड़ दिया जाए तो उन्होंने 10 राज्यों में भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है। तो लेकिन फिर भी पिछले महीने जून के महीने में हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी पटना में। वहां हमने प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग चुनाव के पहले या चुनाव के बाद कभी गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेंगे। अगर हमें जनता पूरा चुन के लाती है तो ठीक, अगर हमें जनता पूरा चुन के नहीं लाती है तो हम लोग विपक्ष में बैठने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग किसी से न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद गठबंधन नहीं करेंगे। ये प्रशांत किशोर की बिल्कुल, ये प्रस्ताव में पारित हुआ है। 1 करोड़ लोग हमारे अभी सदस्य बन चुके हैं। जब 2 अक्टूबर 2024 में ये पार्टी बनेगी तो पार्टी के वेबसाइट पे उन 1 करोड़ लोगों का नाम और नंबर प्रकाशित होगा। तो कोई पार्टी बनने के पहले 1 करोड़ लोग को सदस्य बना चुकी है, लगभग हर घर में जाके पूछ चुकी है कि भैया विकल्प आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि जब ये पार्टी बनेगी तो इसको हर तरफ से हर वर्ग का सपोर्ट मिलेगा। ये थे जन स्वराज के जिला सचिव आमिर हैदर साहब। बड़े मुखर होकर के इन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी, और खास करके जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, कल जब उनकी चिट्ठी पूरे सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगी तो जन स्वराज में एक अजीब सी जो है वो बेचैनी हुई, और मुखर होकर के इन्होंने उसको लेकर। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपके प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट जिस पर नहीं आया, वो कल शाम की घटना है। उसके बाद वो तो बोलते ही है, वो तो बोल ही रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा है कि छटपटा रहे हैं लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक। तो ये इल्जाम नहीं है, ये सरेंडर है। हम लोग इसको सरेंडर देख रहे हैं। नहीं, अगर आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान ले तो ये बेचैनी भाजपा को भी होनी चाहिए, बिल्कुल है, को भी होनी चाहिए। हमारे नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग थोड़े मैच्योर लोग हैं वो। लेकिन आप शायद भूल गए, जाले में जीवेश मिश्रा का बयान आपने नहीं देखा। वीडियो में आपको अभी दिखा दूंगा इंटरव्यू के बाद, या आपको चाहिए तो वो क्लिप भी दे दूंगा मैं, उसको जरूर इसमें अटैच कीजिएगा। जान लीजिए कि उसके बाद अगर 18 महीने में 1 लाख का लोन लौट गया तो फिर 2 लाख का लोन उनको मिलेगा, जो अगले 30 महीना में लौटाना है। अभी वो पगलायल है, आजकल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम ही लोगों का नुकसान करने की तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल है, हम ही लोग आदमी खड़ा किए इनको बनाए, लेकिन घूम रहे हैं। देवेश मिश्रा मंच से माइक पे ये कह रहे थे, जनसुराज की एक गाड़ी जा रही थी तो कह रहे, अचानक से बोले देखिए प्रशांत किशोर की गाड़ी जा रही है, ये किसका नुकसान करेंगे, हम ही लोग का नुकसान करेंगे, फायदा किसको होगा। ये लाइन उन्होंने कहा है। भाजपा के लोग भी उतना ही परेशान है, डरे हुए हैं कि भाई हमारा बेस घसक रहा है, प्रशांत किशोर जी हमारा आदमी लेके जा रहे हैं, हमारे वोट बैंक को लेके जा रहे हैं। ये भाजपा के अंदर भी खलबली है, और ये जीवेश मिश्रा ने कहा है जाले के विधायक ने। मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूंगा। चलिए, आप हमारे साथ चुनावी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम जो दर्शक है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा ये जो है वो कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव और शिकायत दे सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम नए ऐसे दर्शक जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दें, और उससे लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।